की, रोटरी क्लब की, इट इज वंडरफुल, क्योंकि ये दर्शाता है कि जहाँ एक और समाज में कई तरह के चैलेंजेस आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भी फोर्सेस हैं जो अपने लिए ही नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी उन चैलेंजेस से उभर कर कैसे हम एक नए सुदृढ़ समाज की रचना कर सकते हैं, उसका एक ज्वलंत उदाहरण जो है वो देखने में आया है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था मैं पार्टिसिपेंट्स को देख रहा था और उसमें काफी डॉक्टर्स हैं, तो थोड़ा सा मैं जो बात करूंगा वो उनके जो बैकग्राउंड है उसको देखकर, और बाकी और भी बहुत लोग हैं और आगे और लोग भी देखेंगे मैं समझता हूँ, तो उस चीज को भी मैं ध्यान में रखूंगा। सिस्टर शिवानी ने बहुत अच्छे तरीके से कि हम अगर आज चाहें तो हमें क्या क्या करना है, उसमें मैं एक चीज को और डायमेंशन को ऐड करता हूँ कि आज जैसे कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है 10 अक्टूबर, और इस साल का जो थीम WHO ने और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने डिसाइड किया है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। देखिए, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल को जब हम कहते हैं तो एक बड़ी विडंबना की बात है कि जो हमारी सबसे जरूरी चीज है जिसके बिना हम ना तो एक जीवन को जी सकते हैं और ना ही इस दुनिया को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं चाहे वो 5 हमारी जो सेंसेस हैं उनके द्वारा है या जो हमारी परसेप्शंस हैं या जो हमारे इमोशंस हैं, वो सारे तो हमारे मन के अंदर है। और ये जो मन को हमने शरीर से अलग कर दिया, खासतौर पे मेडिकल साइंस ने, मेनली वेस्टर्न साइंस ने, वो एक बहुत बड़ी विडंबना इसलिए है क्योंकि मन जो है वो शरीर का हिस्सा, और जो तीसरी डायमेंशन है आत्मा की, वो भी शरीर का हिस्सा, और शरीर उसके बिना नहीं चल सकता और वो शरीर के बिना नहीं चल सकता। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूम। जैसे अगर आप एक शिकंजवी का गिलास लेते हैं और उसको आप कहते हैं कि साहब मैं इसमें से पानी और नमक और चीनी अलग कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो एक मिश्रण के रूप में है तो वो उसी मिश्रण के रूप में आपको सुख देगा। तो उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में दिखता है वो उसी में हम फंस जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो उसको चलाता है हर क्षण उसके बारे में बहुत कम सोचते हैं। और इसी कारण से WHO को ये थीम सोचने की जरूरत पड़ी कि किस तरीके से हम माइंड को सुदृढ़ कर पाए, माइंड की पावर्स को बढ़ा पाए, और अगर किसी कारण से वो पावर्स नहीं है तो किस तरीके से हम उनको स्टेबलाइज कर पाए। यहाँ पे मैं आपको एक स्लोगन देना चाहूंगा। बहुत साल पहले गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी कोई मदद करे, हमें कोई राह दिखाए, हमें कोई ज्ञान दे, हमारा हाथ पकड़ के चले, हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें उससे दूर निकाले। लेकिन हम किस रूप से दूसरों के लिए अवेलेबल हैं, जिसको कि हम एम्पैथी बोलते हैं, संवेदना, वो जरूरी हो जाता। एंड दैट इज व्हाई द स्लोगन शुड बी नाउ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, लेट मी बी द हेल्प आई सीक फ्रॉम द वर्ल्ड। जो मैं दुनिया से मदद चाहता हूं, क्या वो मैं मदद दूसरों को दे पाता हूं? और वहां पर जरूरी हो जाएगा कि हम में से जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, वो ऑलरेडी जरूर, और स्पेशली अगर आप जुड़े हुए हैं राजयोगा के साथ, तो कहीं ना कहीं सेवा भाव में या कहीं ना कहीं ये समझ के कि इमोशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं, ऑब्वियसली हम वो प्रैक्टिस में अपनी बदलाव लाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड्स लगते हैं और वहां पे कई बार शब्द भी कहने की जरूरत नहीं होती है, और हम अपने भावों के द्वारा या हम अपने तरीके के द्वारा या हम जैसे हैं सिर्फ उसी के द्वारा ये मैसेज अपने आसपास के लोगों को, खास तौर पे अपने जो क्लाइंट्स हैं
उनको दे सकते हैं कि आपके मन में जो व्यथा चल रही है, जो फियर्स चल रहे हैं, और कोरोना वायरस के आने के बाद वो कई गुना बढ़ गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसको भी ठीक करने के लिए, उसका भी ध्यान करने के लिए हम अवेलेबल हैं। सेकंड स्टेप जो जरूरी है कि आज के समय में समाज का कोई भी हिस्सा हो, हम इंफॉर्मेशन लेकर उस इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर लगाकर बहुत खूबसूरत तरीके से अपना और दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज के समय में, एंड वी होप कि आने वाले समय में हम इन आंकड़ों को कम कर पाए, लेकिन आज के समय में अनफॉर्चुनेटली करीबन 15 से 20% जनरल पॉपुलेशन के लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई मानसिक समस्या या मानसिक बीमारी, और करीबन 5 से 8% को गंभीर मानसिक बीमारी। और अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो उस हिसाब से करीबन 18 से 20 करोड़ लोगों को दुनिया में नहीं, सिर्फ हमारे देश में, और अगर हम दुनिया में देखें तो करीबन 100 करोड़ लोगों को, 1 बिलियन पीपल टुडे नीड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो उनको हम जब तक सर्विसेज दे सके तब तक हम में से हर कोई, जो फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, वहां पे इमोशनल फर्स्ट एड की जो बात चलती है कि हम कैसे किसी और की उंगली पकड़कर उस समय में उसकी मदद कर सके, लेकिन उसको करने के लिए पहले हमें अपनी मदद करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स कुछ तो सेल्फ हेल्प के हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमने खुद समय के साथ साथ सीखे प्रिंसिपल्स ऑफ राजयोगा के हैं। वहां पे मैं एक और चीज अपने जो भी लोग इस समय वॉच कर रहे हैं या करेंगे, और खासतौर पे मेडिकल फ्रेटर्निटी वालों, उनको बताना चाहता हूं कि आज के समय में स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मेडिसिन का हिस्सा बनाए, मेडिटेशन को मेडिसिन का हिस्सा बनाए, तो वो साइंटिफिकली वैलिड है। आज के समय में देयर आर मेनी ग्रुप्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि इसको स्टडी कर रहे हैं, और आज की शोध ये दिखाती है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको कि करीबन 70 से 80% लोग जो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके मन में जो चल रहा है, उनके जिस तरह के कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी के, या रिलीजियस तरीके हैं जीने के, उनको ध्यान में रख के उनकी मदद की जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर्स कई बार ये समझते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेडिसिन का हिस्सा नहीं है। तो वहां पे मैं, समय की कमी है इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर प्रश्नों में बात उठ के आती है तो मोस्ट वेलकम। आज के समय में फॉर एग्जांपल इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का, जो कि हमारे पूरे देश की जो बॉडी है साइकेट्रिस्ट की, करीबन 6000 साइकेट्रिस्ट है हम, उसकी एक स्पेशल सेक्शन है, और उस सेक्शन को स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल हेल्थ सेक्शन माना जाता है। मैं उसका चेयर हूँ आज के समय में, इसलिए इस चीज को जानता हूँ। उसी तरह से वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन ऑन रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड साइकेट्री, जिसमें कि किस तरह से ये समावेश हो सकता है। फॉर्चुनेटली उसका भी चेयरपर्सन हूँ। सो अक्रॉस द वर्ल्ड आज के समय में किस तरह से हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा की जिंदगी में लगा सकते हैं, और किस तरह से हम उनको मेंटल हेल्थ में और हेल्थ इन जनरल में लगा सकते हैं, इसके बारे में शोध भी चल रही है। एंड देयर इज इनफ एविडेंस नाउ कि कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में हम क्विकली बात करते हैं, जिनको कि अपनाया जा सकता है, जिनको सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता, जिनके लिए हमें बाहरी रिसोर्सेज की उतनी जरूरत नहीं होती, और उनको ट्रीटमेंट का हिस्सा, या अगर माइल्ड सिचुएशन है तो ट्रीटमेंट से पहले या ट्रीटमेंट के बाद इस्तेमाल किया जा सकता। फिजिकल लेवल पे ऑफ कोर्स आज के समय में क्लैरिटी है कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं सही समय पर, सही घंटों के लिए और सही मन की दशा में,
और अगर आप अपने आप को लाइट रखते हैं, अपने वेट को ठीक रखते हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है फिजिकल एस्पेक्ट जो कि उतना ही जरूरी है। अगर आप बहुत भारी हैं तो ऑफ कोर्स आपका मन भी भारी रहेगा, आपका जो अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो फिजिकल इलनेसेस होंगी उनका भी हमारे ब्रेन पर और हमारे मन पर बहुत फर्क होता है, असर पड़ता है। तो हमारे को उन बीमारियों से बचने के लिए भी अपने वेट को मैनेज करना पड़ेगा। जो ओबीज ग्रुप है या ओवरवेट है उनको कम करने की जरूरत है, और उसके लिए डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक है डाइट कैलोरीज वाली, और जिसमें कि हमें क्या चीज खानी है, कितनी खानी है, फ्रूट्स कितने खाने हैं, वेजिटेरियन क्यों होना है, और साथ ही कि किस मनोदशा में हम उसको खाते हैं, क्या हम करते हैं जब हम खाते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं जब हम वो खाते हैं या बनाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीसरी चीज, अगर हम फिजिकली हेल्दी रहें ताकि हम मेंटली हेल्दी हों, वो हो जाती है कि किस तरीके से हम अपने जितनी भी एडिक्शंस हैं, और यहाँ पे जो एडिक्शंस हैं, एक तो हैं जो कि सब्सटेंस अब्यूज जिनको कहते हैं, चाहे वो शराब है या दूसरी ड्रग्स है या टबैको है, और वो परसेंटेजेस भी सोसाइटी में कम नहीं है। फॉर एग्जांपल टबैको जो है वो करीबन 1/3 लोग, कम से कम एडल्ट पॉपुलेशन उसका इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल 10 to 15%, ड्रग्स जो है वो 5 से 10% लोग अलग अलग तरह की उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको अगर हम ना इस्तेमाल करें तो जो एक शरीर को हमें हेल्दी होने के लिए जरूरत है, वो एक बहुत बखूबी हम उसको कर पाएंगे, और उसकी वजह से उसके जो मन पे असर होते हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और जो चौथी एक डायमेंशन है फिजिकल हेल्थ की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और वो है कि कितनी हम एक्सरसाइज करते हैं और कितना बीच में रेस्ट करते हैं। और एक्सरसाइज सिर्फ 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए वॉक नहीं है, लेकिन किस तरह से हम अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन को लेके आते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो हमें सर्कुलेशन के द्वारा, ब्लड के द्वारा मिलती है। अगर हम फिजिकल लेवल पर हेल्दी हैं तो जो सेकेंड लेवल है, मेंटल लेवल, उसमें हेल्दी रहने के लिए अगेन we can talk about 4 things. पहली चीज है कि जो मेरी टीम है, जो मेरे मन की टीम है, उस मन की टीम को मैं कितना स्ट्रांग रखता हूँ। मन की टीम जो है वो, उसको मैं आई टीम कह के चलूंगा। आई का मतलब है इंटेंशन, टी का मतलब है थॉट्स, ई का मतलब है इमोशंस, ए का मतलब है एक्शंस, एंड एम का मतलब है मेमोरीज। जब भी मेरी किसी चीज के बारे में अच्छी वृत्ति होती है तो उससे जो रिलेटेड थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, और अगर आप उन पॉजिटिव थॉट्स को अपने जीवन में लाते हैं तो एक और लेवल शुरू हो जाती है जिसको कि हम एलिवेटेड थॉट्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ ये आता है कि किस तरह से मैं अपने को और दूसरों को सुख दे सकूं, खुशी दे सकूं, शांति दे सकूं, उद्धार कर सकूं अपना, प्लेनेट का, सोसाइटी का। तो जब मेरे थॉट्स पॉजिटिव या एलिवेटेड होते हैं तो उसके साथ जो इमोशंस जुड़े होते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। और वो जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, चाहे वो सुख के हैं, चाहे वो खुशी के हैं, और इंसिडेंटली उसके लिए हमें बाहर की रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, हमारे अपने अंदर की जो रिसोर्सेज है। बिकॉज हम कई लोगों को जानते होंगे जिनकी बाहरी रूप से रिसोर्सेज या जो काम करते हैं, ये जो उससे पैसा आता है, जो पोजीशन है, वो बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से वो खुश रहते हैं, संतोष में रहते हैं। माइंडलेस कंपटीशन नहीं होता, जेलसीज नहीं होती। इंसिडेंटली जैसे कि हम कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो उसके पासवर्ड्स होते हैं, तो जो माइंड के गलत पासवर्ड्स हैं वो हैं जेलसी, एंगर, कंपटीशन, माइंडलेसली, पुरानी चीजों के ऊपर अटके रहना, और उन पासवर्ड से आपका कोई भी पॉजिटिव प्रोग्राम जो है वो शुरू नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको हमेशा खुशी के,
संतोष के, सुख के, शांति के, ये जो पासवर्ड्स है, इससे हमारी माइंड की फंक्शनिंग जो है वो बहुत बखूबी चलती है, और उसकी वजह से जो भी प्रोग्राम हम माइंड का यूज करना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। तो जब हमारी आई टीम, तो ईज, इमोशंस और उसके बाद सही एक्शन होना, वो एक्शन सही का मतलब है कि जिससे मुझे और दुनिया को फायदा हो। तो जब वो होता है तो उसकी जो मेमोरी होती है वो मेरे लिए और दूसरों के लिए बहुत सुखद होती है। तो वो जो मेमोरी बनती है वो फिर बार बार बनती है, एंड इंसिडेंटली जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर माइंड जो मेमोरी बनाता है उसको हम होलोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। आपने नोट किया होगा कि कभी आपको पुरानी कोई बात याद आती है तो उसके साथ जो इमोशंस थे वो भी याद आते हैं, उसके साथ आपने जो सेंसेशंस महसूस की होंगी वो भी याद आती है, और उसके साथ ही आपकी जो मन में बात चल रही थी, जो मन की स्थिति थी वो भी याद आती है। तो हमारे माइंड में इसी तरीके से अलग अलग तरह के इमोशंस के साथ साथ मेमोरीज जो हैं वो जुड़ती रहती हैं, और जब हमारी मेमोरीज लगातार पॉजिटिव होती रहती हैं तो हमारे जो संस्कार हैं या पर्सनालिटी है वो भी पॉजिटिव बननी शुरू हो जाती है, और फिर स्वतः ही धीरे धीरे वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर मैं जो हूँ उसी प्रकार से मैं रिएक्ट करता हूँ, और जो भी स्थिति आती है उसको सही रूप से मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो वहां पर इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं अपनी जो होलोग्राफिक मेमोरी है आई टीम की उसको बहुत ध्यान से रखूं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरह से मेरी जो पुरानी नेगेटिव मेमोरीज हैं या अब कई क्रिएट हो रही हैं उनको मैं कैसे चेक कर सकूं और चेंज कर सकूं। तो मेरे पास एक जिसको कैसे ना दिशा दिखाने के लिए कंपास बोलते हैं, जिस तरीके से आपको पता लग जाता है कि मुझे क्या सही दिशा में जाना, तो उसी तरह से अगर आपको पता लग जाता है कि आपके जो थॉट्स हैं उसको किस तरीके से आप अच्छी तरीके से अपने आप को ये चीज ध्यान सकते हैं कि क्या चीज है जो मुझे पानी है, और मैं रोज किस प्रकार से उसी दिशा में बढ़ता जाऊं। तो जैसे कि हमारी डेली प्लानिंग होती है, जैसे डॉक्टर्स की प्लानिंग होती है कि आज कौन कौन पेशेंट्स हैं, किस किस वार्ड में हैं, उनको क्या देखना है, या बाकी लोगों की होती है कि क्या क्या मीटिंग्स हैं, क्या क्या कॉल्स हैं। तो अगर मेरी सारे दिन में मन की स्थिति क्या रही, मन की स्थिति क्या होगी, क्या मुझे वो स्थिति कैसे डेवलप करनी है, अगर इसकी सुबह में प्लानिंग हो जाए तो बाहरी परिस्थिति जब भी आएगी आपको याद रहेगा कि नहीं, मेरी मन की स्थिति तो ये होनी चाहिए, और आप धीरे धीरे अपने आप को उस प्रकार से चेक कर सकेंगे। और चौथी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस प्रकार से मैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी मेरे पुराने थॉट्स उठते हैं या फ्यूचर के थॉट्स उठते हैं उनको साइड पे करके इस समय मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज के बारे में अगर फोकस रहे तो मैं बहुत आसानी से ये याद रख सकता हूँ कि हाँ, मुझे अभी में रहना है, क्योंकि जो पास्ट है और जो फ्यूचर है वो ना इस समय है, ना मैं उसके बारे में इस समय कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे किस प्रकार से अपने आप को फ्यूचर में ठीक रखना है इसके बारे में अगर मैं ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता हूँ तो फिर मेरे लिए वो बहुत आसान होना शुरू हो जाता है। वहां पे मुझे बहुत सेकंड लेवल पे जब हम मन की बात कर रहे हैं तो एक चीज को याद रखना पड़ेगा जी कि हमारी मन की स्थिति आसपास की परिस्थिति में भी, जो कि अगर बहुत पॉजिटिव ना हो मेरे हिसाब से, जो कि मेरे कंट्रोल में ना हो, तब भी मैं अपनी पॉजिटिव मनोस्थिति के साथ साथ उस स्थिति को, परिस्थिति को बदल कर या उस परिस्थिति में भी रहकर अपने आप को स्टेबल रख सकता हूँ। ये चॉइस जो है ये हम में से हर किसी के पास है, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उस चॉइस को हर समय चेक करके, चेंज करके उस चॉइस को लेते रहें।
थर्ड लेवल जो है, जो कि आज के समय में मन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वो वेलबींग की जब हम बात करते हैं, हम धीरे धीरे बीमारी को पीछे छोड़कर, और अगर है भी तो उसको मैनेज करके किस तरीके से अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, इसको आने वाले समय में हम कैसे करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो सोशल डायमेंशन है, थर्ड डायमेंशन, उस डायमेंशन के अंदर जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ, जो मैं विश्व को देता हूं, और किस प्रकार से मैं किस पर्पज से विश्व में आकर अपने आसपास वालों को अपनी मन स्थिति के द्वारा बेटर कर सकता हूं। मैं कैसे दूसरों का हाथ पकड़ के उनके साथ चल सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, या जब जरूरत पड़ती है तो उनको अपने साथ लेके आगे बढ़ सकता हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो जब हम सोशल डायमेंशन को रोज याद रखते हैं, जिसमें कि हमारे रिश्ते जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी लेवल है कि मैं किस तरीके से दुनिया को क्या दे रहा हूँ, और तीसरी चीज है कि किस तरह से जो मेरे गोल हैं, जो मेरे एक्शंस हैं, वो दूसरों को या तो प्रभावित करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और चौथी चीज है कि किस प्रकार से मैं आसपास वालों के बारे में सोचता हूँ, संवेदना रखता हूँ, और किस तरह से उनकी मदद करता हूँ, रादर देन कि पूरी प्रकृति को या दूसरे लोगों को एक तरह से रिसोर्स के रूप में देखता हूँ कि मैं उनसे क्या फायदा उठा सकता हूँ। उसकी बजाय अगर ये हो कि मैं किस प्रकार से दूसरे लोगों के साथ समन्वय करके, संवाद करके, सही कम्युनिकेशन के द्वारा उनकी जिंदगी में और उनके द्वारा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता हूँ, तो बहुत कम रिसोर्सेजों के साथ भी, और स्पेशली लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार जिनको की रिसोर्सेज का देखें तो शायद उनकी रिसोर्सेज बहुत कम रही, क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स थी वो कम रही, पर फिर भी क्योंकि बहुत दिनों के बाद परिवार के साथ समय बिताया, बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसी चीजें की जो पहले कभी नहीं की थी, तो उस वजह से लोगों ने अपने आप को सकारात्मक रूप से अपने रिश्तों में पाया, और बाहरी रूप से परेशानियां होने के बावजूद भी वो चीजों को संभाल पाए। चौथी लेवल जो कि स्पिरिचुअल डायमेंशन है, वो धीरे धीरे जब हम फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना शुरू करते हैं, जितनी रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज में खुश रहने का मायदा जो है वो महसूस करते हैं, तो जब वैसा होता है तो फिर मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, किस प्रकार से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, और किस प्रकार से मैं खुशी पा सकता हूँ और दूसरों को दे सकता हूँ, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो कि हम रोज अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। शुक्राना की बात आए, शुक्राना जो है वो डेफिनेटली एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा कि हम जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, तो जो नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान भी कम जाएगा, और उसकी वजह से जिंदगी में नीरसता भी कम महसूस होगी। दूसरा टूल है जिसको हम एल्ट्रुइज्म कहते हैं, यानी देना। देने में कई बार देने में हमें बहुत बड़ी चीजें देने की जरूरत नहीं होती। वहां पे अगर हम दो अच्छे बोल या किसी के बारे में शुभ भावना रखना, या सिर्फ उस व्यक्ति के लिए अवेलेबल होना, अगर कोई जरूरत है तो उस व्यक्ति का बढ़ के हाथ पकड़ लेना या उसकी बात को सुन ही लेना, ये भी बहुत होता है दूसरों के लिए। और अगर हम रोज करते हैं तो उस व्यक्ति जिसकी कि हमने शायद शुरुआत की थी मदद करने में, उससे कहीं ज्यादा गुना हमारी अपनी मदद हो जाती है, क्योंकि वहां पर हम बहुत तरीके सीख जाते हैं कि इस स्थिति में, या अगर कोई मुश्किलात की परिस्थिति है तो उसमें कैसे अपने आप को स्टेबल रखना, प्लस कि मुझे किस तरीके से कम में भी ज्यादा
खुशी रखनी है। और अगर किसी कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही और मैं दूसरे को देखता हूँ जिसके साथ और कई चीजें हैं जो ठीक नहीं हो रही, तो मैं अपने आप को शुक्राना के साथ बेहतर महसूस कर सकता हूँ। थर्ड डायमेंशन है जिसको कि हम रोज अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी बात चली विजुअलाइजेशन की एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक की, जिसमें कि हम रोज अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को ठीक कर सकते हैं। वहीं पे हमें छोटी छोटी चीजों में ना फंस के किस तरीके से हम थोड़ा सा हट के किसी भी परिस्थिति से अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। ये समझ के कि ये स्थिति आई है, थोड़ी देर बाद चली जाएगी, लेकिन अगर मैं डिस्टर्ब हूँ तो वो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा देर के लिए चलेगी। तो उसको स्टेपिंग बैक जिसको बोलते हैं, या ट्रस्टीपन जिसको कहते हैं, वो अगर हम महसूस करना शुरू करें और उसी में जिसको कि हम विटनेस बोलते हैं कि किस प्रकार से जो हो रहा है मैं एक दृष्टा के रूप में उन सब चीजों को देखूं, उनका इफेक्ट मुझ पे ना होने दूं, और अगर मैं स्टेबल हूं तो थोड़ी देर के बाद सिर्फ मेरा वहां पर होना ही उस परिस्थिति को बदल देता है, क्योंकि परिस्थितियां भी लोगों के द्वारा बनती हैं। तो जब वो परिस्थिति में एक स्टेबल व्यक्ति जो बिना गुस्सा किए बिना परेशान हुए उस स्थिति को डील कर रहा होता है, तो उसके साथ साथ दूसरे लोग भी जो है वो उस परिस्थिति को अच्छी तरह से डील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और फिर चेंज कर पाते हैं। और वहां पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है जिसको कि ड्रामा कहा जाता है। ड्रामा का मतलब है कि जो हो रहा है वो एक तरह से सीन है, आएगा चला जाएगा, परमानेंट नहीं है। तो उस चीज को जितनी देर के लिए मैं फोकस करता हूँ, मैं उसको परमानेंट कर रहा हूँ। जब मैं वहां से हट गया तो वो चीज नहीं रहेगी, और अगर कुछ हो रहा है तो शायद उसमें कोई हायर पर्पस है, कोई और कारण है जिसकी वजह से इस समय हो रहा है। और कई बार हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वो चीजें जो हुई और उस समय हमें बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक्चुअली वो हमारे किसी फायदे के लिए थी, हमें कुछ सिखा के गई, और उसकी वजह से आगे जाके कई और तरह की चीजें हुई जिससे कि जिंदगी की एक दिशा ही बदल गई। तो जब हम उन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को रोज लगाते हैं, और राजयोग में बेसिकली जो अगेन 4 पिलर्स इनको कहा जाता है, नॉलेज यानी जीवन क्या है, क्यों है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और जिस दिशा में जाना चाहता हूँ वहां पे कैसे जा सकता हूँ। अगर इसके बारे में रोज मैं सुनता हूँ या सोचता हूँ या बातचीत करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो जो जीवन को बदलने की और जीवन को जीने की एक कला है वो आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा उसका है कि उन चीजों को जिनके बारे में मुझे पता लगा उनको धारणा कैसे करूं अपने जीवन में, क्योंकि जब वो धारणा होनी शुरू होती है तो पहले तो खुद में बदलाव आता है। जब वो खुद में बदलाव आता है वहां पे 4 बेसिक प्रिंसिपल अगेन। एक है परसिस्टेंस, मतलब लगातार हम उस चीज को करते रहे। ये सोचें कि साहब 2 दिन किया, 4 दिन किया, अरे आगे कोई बात नहीं बनी, तो हम जल्दबाजी करते हैं। तो परसिस्टेंस। दूसरी चीज है पेशेंस, रुकें कुछ देर के लिए और लगे रहें उस चीज पर, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आज से मुझको फायदा हो रहा है या आने वाले समय में फायदा होगा, तो आपको उसके साथ चलते रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि हम जो सही पाथ है, सो परसिस्टेंस, पेशेंस, पाथ, जो सही रास्ता है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और अगर उस तरह से नहीं हुआ तो उसको चेंज कैसे करना है। इसलिए उस पर रोज अगर मनन चिंतन चले या दूसरे लोगों से हम डिस्कशन करते रहें, तो हम उस दिशा में जा सकते हैं। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शायद, बीइंग अ पॉइंट। सो परसिस्टेंस, पेशेंस, पाथ एंड पॉइंट। वो जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब एक है कि हम कोई भी जो चीजें हो चुकी हैं उसको पॉइंट बना के वहीं पे फुल स्टॉप लगाएं। दूसरी है कि हम बड़ी चीजों को पॉइंट के रूप में छोटा कर दें। और तीसरी चीज है कि जैसे हमें दूर से कहीं पे
लाइट का एक छोटा सा भी सोर्स दिखता है और हम उसी दिशा में चले जाते हैं, जिसको कि लाइट हाउस कहते हैं, तो वो भी दूर से जब दिखता है तो वो एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट जो है उसको हम हमेशा फॉलो करते रहें। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो अगर होते रहेंगे तो हमारे लिए उन चीजों की धारणा करना नॉलेज के बाद आसान हो जाएगा। और उस धारणा को करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। वो शक्ति हमारी अपनी भी हो सकती है, लेकिन वो शक्ति को हम तभी अंदर टैप कर सकते हैं जबकि हम बिना तनाव में हो, स्टेबल हो, बाहरी चीजों में ना फंसे हों, लोगों में ना फंसे हों और अपने लिए समय निकाल पाए, जिसको कि मेडिटेशन कहते हैं। और जब मेडिटेशन हम लगातार करते हैं तो उसका असर हर दिन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब वो मेडिटेशन होती है और हम अपने अंदर एनर्जी का स्रोत महसूस करते हैं, तो फिर उस स्रोत को महसूस करके, क्योंकि आप जब अंदर से इतने भर जाते हैं तो फिर आपको दूसरों को देने की इच्छा होती है। क्योंकि जब एक वृक्ष में बहुत ज्यादा पेड़ है के अंदर जब बहुत ज्यादा फल आ जाते हैं तो उस पेड़ को अपने आप ही झुकना पड़ता है, उसको झुकनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब वैसा होता है तो स्वतः ही सेवा होनी शुरू हो जाती है आपके द्वारा, बिकॉज यू आर देयर इन दैट सिचुएशन, यू आर बीइंग। आपको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी प्रेजेंस जो है वही काफी है सेवा करने के लिए। और उस सेवा से फिर दूसरों को भी लाभ होता है, विश्व को भी लाभ होता है, और वही बेसिक पर्पस है। आज हम में से हर कोई व्यक्ति जो यहाँ पे सुन रहा है या आने वाले समय में सुनेगा, मुझे उसके बारे में एक पूरा विश्वास है कि आप जब इतना समय, एनर्जी, इंटेंशंस लेके अपने में एक तरह का बदलाव लाने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेगी। और इसी कारण से बहुत जरूरी हो जाएगा कि जब हम उस रास्ते पर चलने शुरू होते हैं तो उस रास्ते को फॉलो करें, लगातार उसको परसिस्ट करें। और वहां पे लकीली हम अगर आसपास देखें तो फिजिकली भी बहुत जगहें थी नहीं, लेकिन अब वर्चुअल वर्ल्ड के बाद तो आप जितना भी चाहें उतना लाभ ले सकते हैं। एंड आई विश एवरीवन अ लाइफ जहाँ पे कि आपकी जिंदगी का, आपका इस प्लेनेट में होने का एक पर्पस सकारात्मक रूप से सच हो और आपके द्वारा पूरे विश्व का फायदा हो, सिर्फ आपका फायदा हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से आपने मार्गदर्शन किया है। हमारे बीच बीके संदीप भाई और डॉक्टर रेखा बहन जी है, उनके पास क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले संदीप भाई जी, जिनको कोर्स बनाया गया है, कृपया आप आपके पास जो प्रश्न आए हैं अवधेश भाई जी से, डॉक्टर अवधेश भाई जी से पूछिए। संदीप भाई जी। सुन पा रहे हैं आप सभी? हमारे सामने एक प्रश्न आया है, किसी ने कहा है मुझे कोविड-19 से ठीक होकर 1.5 महीना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी सांस रोकने का प्रयास कर रहा है या गला दबा रहा है, कोई मुझसे बड़ी आवाज में बात कर रहा है। मेरे दिमाग में अजीब सा होता है, कभी सामने आने वाले को बहुत पीटने का मन करता है। ऐसी तकलीफ मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। क्या मेरी यह समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी? इसका क्या उपाय है, कृपया बताएं। कि आपकी समस्या हमेशा नहीं बनी रहेगी। और जो आपने कहा, मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि ये कुछ दिनों की बात है। अगर आप उसको समझकर फिर चेंज कैसे करना है इसके हिसाब से प्लान करें। देखिए, कोविड के समय में और खासतौर पे कोविड का जिस तरह से भय फैला है लोगों के मन में, तो बीमारी से ज्यादा ये है कि क्या हो जाएगा। और कुछ समय पहले तक तो ये था कि मौत हो जाएगी। अब ये भी क्लियर होना शुरू हुआ कि अगर आप पूरी तरीके से जो प्रिकॉशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको कोविड हो भी ना। अगर हो भी गया है और सही समय पे आपने जाके उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया है तो इलाज आज के समय में बहुत सक्षम है। लेकिन कोविड होने के बाद, क्योंकि कोविड जो है वो शरीर के हर हिस्से पर असर डालता है,
और उसके कारण से लोगों को जो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, नींद का ना आना, बहुत ज्यादा कमजोरी का महसूस होना, कईयों को उदासीनता महसूस होना, कईयों को ये घबराहट होना कि मेरे द्वारा किसी और को तो नहीं हो गया, या कहीं जैसा आपने कि खुद कहा कि मुझे ये लगता है कि ये परमानेंट तो नहीं हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में आपके मन में यही विचार चल रहा है कि कहीं ये मेरी स्थिति परमानेंट तो नहीं हो जाएगी। तो जो आपने महसूस किया है एंजाइटी को, खास तौर पे क्योंकि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि आमतौर पे लंग्स से रिलेटेड है और लोगों के मन में ये आता है कि शायद हमारी सांस घुट जाएगी, और क्योंकि ये भी बात आती है कि इसकी वजह से जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बॉडी की कम होनी शुरू हो जाती है, तो सबकॉन्शियसली आपके मन में ये बात चल रही है, उसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आपका सांस घुट रहा है। बहुत आसान से तरीका एक और आप अपना सकते हैं। आज के समय में ऑक्सीमीटर कहते हैं, बहुत महंगा नहीं आता है, 1500 के करीब का होता है। अच्छी कंपनियां हैं, उनके द्वारा आप देख सकते हैं। अगर कभी ऐसा मन में आए तो उस समय ऑक्सीमीटर लगाएं, विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपकी ऑक्सीजन लेवल कितनी आपको पता लग जाएगा। और अगर आप एक दो बार चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी सांस की प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि सांस की प्रॉब्लम 1.5 महीने बाद नहीं आती। कोविड के जितने असर थे वो आपको खत्म हो चुके हैं, अभी सिर्फ वो साइकोलॉजिकल फियर चल रहा है। और उस फियर की वजह से ही आपने जो दूसरी बात बताई कि आपको इरिटेशन होती है, क्योंकि कोई भी सामने आता है गुस्सा सा आ जाता है, क्योंकि अपने अंदर ही मन बहुत भरा हुआ है और अपने ही विचारों से भरे होने के कारण जो बाहर से कोई कहता है आपको बुरा लगता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोविड को पीछे छोड़ देना चाहिए और जिंदगी को फिर से पकड़ लेना चाहिए। धीरे धीरे अपनी शारीरिक शक्ति के हिसाब से आप नॉर्मल जिंदगी जिए और ये भी चीजें पीछे हो जाएंगी। अगर ये लगातार हो रही हैं, बढ़ रही हैं, नींद में इसकी वजह से मुश्किल आ रही है या घबराहट हमेशा हो रही है, तो आज के समय में ऑनलाइन आप काउंसलिंग या जरूरत पड़े तो थोड़े समय के लिए दवाइयाँ वो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उनकी सलाह भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको मेरे हिसाब से कोई ऐसी भयंकर प्रॉब्लम नहीं है जो जीवन में आपको दिक्कत पैदा करे। संदीप भाई जी अगला सवाल पूछिए आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। जिनकी उम्र जो है वो 36 है और उन्होंने कहा है कोरोना से ठीक होने के बाद जब मैंने अपना रूटीन शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ मेरी याददाश्त कम हुई है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होता है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलने लगे हैं। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए? और इससे ही रिलेटेड और 2-3 सवाल आए हुए थे जिनको मैंने कंपाइल किया हुआ है। उनका कहना है कि मतलब अभी ठीक होने के बाद में उनका कॉन्फिडेंट लेवल कम हुआ है, डर ज़्यादा लगने लगा है या एंजाइटी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो कृपया इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। देखिए, धीरे धीरे जैसे कोविड के नंबर्स बढ़े हैं और महाराष्ट्र में तो कोविड के नंबर्स अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा हैं पूरी कंट्री में, लेकिन अगर फिर भी आप आंकड़ों को देखें तो जो पूरी पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में जितने नंबर्स को पॉजिटिव हुआ है या अगर टेस्ट नहीं भी हुआ और फिर भी उनको सिम्टम्स हुए हैं, और जिनको बहुत गहरी बीमारी रही है, बहुत सीवियर रही है या उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, वो परसेंटेजेस बहुत कम हैं और वो धीरे धीरे बहुत ही कम होते जाते हैं। तो इसलिए हमको ये याद रखना है कि ये जरूरी बीमारी तो है जिसका इलाज करना, लेकिन ये भयंकर बीमारी है और खासतौर पे अगर हो चुकी है तो उसके बाद तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फिर तो आप सेफ है ना। तो वहां पर कुछ चीजें एंजाइटी की जो आपने कई लोगों ने कही वो हम देख रहे हैं। उसके कुछ कारण होते हैं, शुरू में होते हैं कि लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा दूसरों में न चली जाए। फिर खासतौर पे अगर कोई बड़ी उम्र के हैं, एक ने कहा कि वो 36 साल के हैं, तो उनकी रिकवरी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है फिजिकली, लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं तो
खास तौर पे उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, अस्थमा है या कैंसर्स है, तो उनकी वजह से उनके मन में हमेशा ये चलता रहता है कि कहीं मेरी बाकी बीमारियां जो हैं वो किस तरीके से कंट्रोल में रहें, बढ़े नहीं। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि जैसे ही वो ठीक हुए हैं वो समझ लें कि अब वो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, अब उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वो प्रोसेस को धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा। बहुत स्पीड से अगर आप वापस चले जाएं और बहुत स्पीड से अगर आप बाकी चीजों को संभालने की कोशिश करें तो वो जरूर आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। एंजाइटी जो है वो कोविड-19 के बाद जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है, और उसमें 3-4 चीजें। नींद पूरी लें, कोशिश करें कि जो काम अभी करने हैं सिर्फ उनके ऊपर फोकस करें, आगे आके क्या काम करने हैं, आगे जाके कैसी जिंदगी होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन सेम रहेगी या नहीं, इसके बारे में ना परेशान हो। और न्यूज को देखना और खास तौर पे कोविड के आंकड़ों को देखना बंद कर दें, वो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है बिल्कुल। डीप ब्रीदिंग बहुत एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आप स्लो और डीप ब्रीदिंग करते हैं, उससे कि आपकी जो ब्रीदिंग की एबिलिटी है वो भी बेहतर होती है, और उसके साथ साथ आपकी एंजाइटी भी कम होती है। अपने आप ही उस चीज को कम करने के लिए ड्रिंक्स का या स्लीपिंग पिल्स का सहारा नहीं लें, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। कोशिश करें कि किन किन व्यक्तियों से आपको इरिटेशन ज्यादा होती है, किन किन सिचुएशंस में आपको ज्यादा इरिटेशन महसूस होती है, और अगर हो सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरों का बिहेवियर भी ऐसा होता है कि वो आपको चिड़चिड़ापन देता है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो अगर घर वाले हैं तो शायद वो आमतौर पे आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो वो आपको जो सलाह दे रहे हैं उस सलाह को भी सुने, एकदम नकारे नहीं। और फिर अगर घर वाले भी आपके साथ बैठ के क्या क्या आपके मन में डर हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर लगातार चल रहा है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरे को भूलने की अब बहुत हो गई है, वो भूलना जो है वो इसलिए क्योंकि आपके मन में और बातें बहुत चल रही है, तो जो बाहरी चीज है वो रजिस्टर नहीं हो रही है, और जो रजिस्टर नहीं होता वो फिर हमको याद नहीं आता। तो वो इस वजह से है। उसका बहुत आसान तरीका है चेक करने का कि अगर आपको वो बात बाद में याद आ जाती है या कोई याद दिलाता है तो याद आ जाती है, तो इसका मतलब आपको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। और आमतौर पे कोविड की वजह से ब्रेन डैमेज जो है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फिर भी वो ऐसा चल रहा है तो जाके अपने डॉक्टर के साथ ये शेयर करें, जिसके लिए हो सकता है कि कोई आपको दवाई की जरूरत हो। खास तौर पे अगर कोई और बीमारी आपकी चल रही है तो उस चीज को कंट्रोल करने से भी ये सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाए। अगला सवाल ये है कि फर्स्ट लॉकडाउन में मेरे पति ने मुझे और बच्चों को थोड़ा भी घर से बाहर निकलने देने की और बार बार सैनिटाइज से हाथ धोने के लिए कहा गया। शुरुआत में ये लक्षण थे, लेकिन ये आगे चल के इतना बढ़ गया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बिजनेस के लिए घर से बाहर से निकलते तो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगते। बार बार हाथ धोना और ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चों की ओर ध्यान नहीं देती है, इससे हमारे मैरिज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हम क्या करें, कृपया हमें गाइडेंस करें। देखिए, बहुत से लोग हैं जिनको कि ऑब्सेशंस कहा जाता है, हमारी भाषा में ऑब्सेशंस होती हैं। ऑब्सेशंस का मतलब है कि मन में एक ही विचार बार बार चलता है, और ये विचार आमतौर पे कई बार हाथ धोने के होते हैं या चीजों को चेक करने के होते हैं, लॉक्स को या अलग अलग तरह की लाइट्स को, या एक ही विचार बार बार चलता रहता, चाहे हम एक्शन ना भी करें। जब लॉकडाउन शुरू हुआ और ये बात शुरू हुई कि आपको हाथ धोने चाहिए, देखिए हाथ धोने का मतलब ये नहीं है कि दिन में हमको 100 बार हाथ धोने चाहिए, या आपने अगर किसी चीज को 1 सेकंड के लिए टच कर दिया तो भी हाथ धोने चाहिए। वहां पे हम फिजिकली क्या प्रोटोकॉल है अपने को बीमारी से बचाने का, पहले तो उसको समझ लेते हैं। अगर हम किसी चीज को टच करते हैं और उसके बाद मुंह को लगाते हैं
और खास तौर पे कोई ऐसी जगह जो कि घर के बाहर है। अगर वो घर के अंदर है और बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया है तो ऑब्वियसली कोरोना का वायरस आपके घर में नहीं एंटर किया, और अगर वो नहीं एंटर किया तो आपने अपने घर के अंदर ही चीजों को अगर छुआ भी है तो भी कोई डरने की बात नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए छू भी लिया और मुंह को हाथ नहीं लगाया तो भी आपको कोरोना नहीं होगा। अगर आप खाना बना रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप मुंह हाथ धो रहे हैं, अगर आप कोई मुंह को टच करने की एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे पहले अगर आप हाथ धोते हैं, और ऐसी चीजें दिन में 10-12 बार से ज्यादा नहीं होती हैं, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप अपने हाथों को ऐसे ही करके सारा दिन बैठे रहेंगे कि मुझे अपने हाथों को किसी जगह को टच ही नहीं करना, और अगर आपको ऐसे लगा कि चलते फिरते भी शायद मैंने कुछ छू लिया, अब मुझको हाथों को टच करना है, तो वो एक बीमारी का रूप है जिसको कि हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। वहां पे आपको किसी मनोवैज्ञानिक की, साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की, डॉक्टर की या मनोचिकित्सक की जरूरत हो सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, और उसकी वजह से बाकी जो घर के लोग हैं उनके ऊपर भी असर हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें भी बार बार वही करने को कहते हैं। तो आपको जल्द से जल्द किसी को मिलके और उसका समाधान मेडिकल रूप में, साइकोलॉजिकल रूप में ढूंढने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सर। अगला सवाल जो है, पिताजी ने अपने बेटे के लिए पूछा है। लॉकडाउन में मेरे बेटे की नौकरी जाने कारण वह डिप्रेशन में चला गया। हमने उसे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास 20 दिनों तक एडमिट किया। उसके बाद में भी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, शायद कुछ उनसे रिजल्ट नहीं होगा इसीलिए। फिर बाद में वो कह रहे हैं कि फिर भी आज उसकी हालत सुधारने के बदले और ही ज्यादा खराब हो रही है। इस कारण से हमारा पूरा परिवार परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए, लॉकडाउन जरूर कई बार ऐसा कारण बनता है कि उन लोगों में जिनमें कि पहले इस तरह की बीमारी हुई थी या इस तरह की बीमारी होने की आशंका थी, तो क्योंकि लॉकडाउन में खास तौर पे अगर आपकी जॉब गई है तो वो एक बड़ा मेजर स्ट्रेस है। खैर, अब तो वो बीमारी हो गई। देखिए, 20 दिन तक अगर कोई व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास एडमिट रहा है और उसके बाद दूसरे साइकेट्रिस्ट को भी देख रहा है, और उनका इलाज भी चल रहा है, तो आमतौर पे सुधार होना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर खास तौर पे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि दवाइयों का असर आने में 2 से 3 हफ्ते लगे। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली उन डॉक्टर के साथ हैं जुड़े हुए, तो उनको डॉक्टर से पूछने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जो घर की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में भी कई बार आपस में इस तरह के मनमुटाव चलते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच के कई बार परेशानियां जो चलती हैं, तो उसके कारण से भी लोगों को ये मन में लगता है कि शायद वो सेफ सिक्योर नहीं है, और ट्रीटमेंट जो है उसका पूरा असर नहीं होता। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो सही इलाज के द्वारा, मुझे नहीं मालूम कि वो डिप्रेशन है या नहीं, क्योंकि कई बार हम हर बीमारी को जो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसको डिप्रेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन भी है या कोई और भी बीमारी है तो इसका इलाज 6 से 8 हफ्ते में तो सेटल हो जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दवाइयों के अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो उस कारण से भी शायद उनकी स्थिति जो बीमारी से पहले की थी वहां पर नहीं पहुंची है। तो मेरे ख्याल से उनको अपने साइकेट्रिस्ट से कि क्यों 4 से 6 या 8 हफ्ते के बाद भी वो सेटल नहीं है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, और जरूर उसका कोई हल निकल के आए। अभी लगभग 8 बज चुके हैं, क्या हम आगे बढ़े या स्टॉप करें यहाँ? वैसे सवाल तो है काफी, 4-5 सवाल है और ओके, कोई बात नहीं।
मैं और 10 मिनट देता हूँ। ठीक है। संदीप भाई, अगला- आप जो जूम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके। अगला सवाल ये था कि हमारे मन में जब भी कोई नकारात्मक संकल्प हावी होता है और वो हम निकलना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो निकलता नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें? यानी हम मन के मालिक बन के जो सोचना चाहे वही सोचे, इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, पहली चीज ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जो भी काम करते हैं, और खास तौर पे अगर डॉक्टर है कोई, तो वो समझता है कि 7-8 साल तो वैसे ही लगते हैं मेडिकल की प्रैक्टिस करने में, और फिर एक रिनाउंड डॉक्टर बनने में बहुत समय लगता है। आप अगर आईटी प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी हो, 10-12 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये ना सोचें कि हमने जैसे ही सोचा कि हाँ अब इसको रोक लेना है तो वो रुक जाएगा। देखना ये है कि क्या उसकी जो दिशा है वो हम सही दे पा रहे हैं। उसमें 2 चीजें हो जाती। पहला ये कि हम अपने नकारात्मक विचारों से बहुत लड़ते रहते हैं। तो वो जो कुश्ती है, क्योंकि वो मेरे मन के अंदर चल रही है, मेरे मन का एक हिस्सा मन के दूसरे हिस्से के साथ कुश्ती कर रहा, तो उसमें एक हिस्सा हारेगा, एक हिस्सा जीतेगा, लेकिन व्यक्ति नहीं जीतेगा। तो अगर हमें जीतना है तो हमें उस कुश्ती को बंद कर देना। हमें उस विचार को ये समझ के कि जब भी ये आता है, मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी, मेरा बहुत ज्यादा टाइम लेके जाता, और मुझे उसमें लड़ने में दिक्कत होती है, तो हम धीरे से उस संकल्प को छोड़ दें। देखिए, ज्यादातर संकल्प जो हम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम अगर कोई पुरानी बात है तो वो हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फ्यूचर है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें किसी दिन, आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि 8 से 10 दिन बाद आपने क्या खाना खाना है, और 8 से 5 दिन बाद आपने क्या कपड़े पहनने, ये कहीं लिख के रख दीजिए, और उसके बाद उसको साइड पे कर दीजिए। किसी का और घर वाले से कहना, मुझे 5 दिन बाद बताना कि मैंने क्या कपड़े डालने थे और वो मैंने डाले कि नहीं। खाना खाना था 10 दिन बाद, चेक कर लेना। इतनी छोटी सी चीज जो हमारे पूरे कंट्रोल में, जब वो भी हम फ्यूचर में कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बाकी जो और चीजें हैं जिनमें की बाहरी रोल भी है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फ्यूचर को हम कंट्रोल करना बंद कर दें। तो जब हम पास्ट और फ्यूचर को रिलेटेड थॉट्स हैं उनको साइड पे कर देते हैं, तो आमतौर पे अभी के जो थॉट्स नकारात्मक, वो ज्यादा नहीं बचते। अगर फिर भी बचते हैं तो हम ये सोच के, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं पोस्टपोन। तो अभी अगर उसका कोई फायदा नहीं है तो मैं कुछ देर के लिए उसको आगे कर दूं। अगर हम आज रात को अभी जैसे बात कर रहे हैं, तो कल रात को जो खाना बनना है उसको नहीं काटने आज रात को वाले, कल करेंगे। तो यही सोचिए कि अच्छा, जब इसका टाइम आएगा तो उस समय इसके साथ डील करेंगे, तो उसको पोस्टपोन कर दें। दूसरे एक टेक्निक है जिसको कहते हैं साइड स्टेपिंग। तो जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो हम उस स्पीड ब्रेकर को या तो अपनी स्पीड को कम कर दें, और या उसके साइड से चले जाएं। तो अगर वो थॉट हमें बार बार तंग कर रहा है तो हम साइड पे ले लें, उसको साइड पे छोड़ दें। तो जब हम धीरे धीरे उस संकल्प के साथ न लड़ें, न उसके साथ जाएं, और जब वो आता है तो आंकलन करें कि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, या तो मैं पोस्टपोन कर दूं या मैं साइड से चला जाऊं। तो जब ऐसे होगा तो आप हर दिन चॉइस कर पाएंगे कि वो नेगेटिव थॉट जो आया अब चला गया, और फिर कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि हाँ आया, लेकिन उतनी देर तक मेरा समय नहीं लेके गया, मेरी एनर्जी नहीं लेके गया। और फिर थोड़े दिनों के बाद वो आएगा, पता लगेगा कि आया, लेकिन आप क्योंकि उसको समझ पाए हैं, उससे पूरी तरीके से डील करने का आपने तरीका ढूंढ लिया है, तो अब वो आएगा, आपको पता लगेगा, आप कहेंगे अच्छा मैं तो प्रैक्टिस इसकी जानता हूँ, साइड पे कर देंगे, फिर वो आना बंद हो जाएगा। पर इसके लिए थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा मनन चिंतन करने के लिए, क्योंकि
हमारे ज्यादातर जो नेगेटिव संकल्प है वो किसी व्यक्ति या किसी चीज को लेके होते हैं, और वो ज्यादा लोग नहीं होते। किसी व्यक्ति के साथ जो हमारा कुछ रिश्ता रहा या रिश्ता है उसको लेके होते हैं, किसी चीज के बारे में जो हम सेटिस्फाइड नहीं है उसको लेके होते हैं। तो वो आप जरा नोट करें और फिर उसका एक बार अपने लिए आंकलन करके फिर उसको साइड पे करना शुरू करें। जी बढ़िया। अगला और एक सवाल है, किसी ने ये पूछा है कि हम कई बार ये महसूस करते हैं कि हमारी सहन करने की सीमा पूर्ण हो गई, बस अभी सहन नहीं होता है, और हम सामना करना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कुछ गलत लग रहा है तो सामना करते हुए हम सोचते हैं कि कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट ना बन जाए। तो हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सामना करें या सहन करें, क्या करें? देखिए, डिपेंड करता है स्थिति क्या है और किसके साथ। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि हमें नहीं सहनी होती। अगर कोई व्यक्ति मुझे या मेरे सामने किसी को बहुत ज्यादा फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है तो उस व्यक्ति का सामना करने की जरूरत हो जाती है। क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि सामना भी हम किस प्रकार से करें। कई बार सिर्फ ना कहना भी सामना है और कई बार उस चीज का लीगल एक्शन लेना भी सामना है। तो अप्रोप्रिएटली हमें उसका सामना करने की जरूरत होती है। लेकिन होता यह है कि हम कई बार बहुत दिनों तक सहन कर रहे होते हैं और फिर अचानक एक दिन कहते हैं नहीं अच्छा आज तो मैं सामना करूं। तो दूसरे व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि आप अचानक एक ही दिन में क्यों बदल गए। तो पहले स्टेप में अगर आपको लग रहा है कि कोई स्थिति आ रही है जिसको भी सहन करना ठीक नहीं है, तो पहले तो अपने आप क्लियर हो जाएं कि क्या उस स्थिति से आपको कोई खास फर्क पड़ रहा है। कई बार जब हम सहन कर रहे होते हैं तो हम सहन नहीं कर रहे होते। हम सोचते हैं कि हम सहन कर रहे हैं लेकिन अंदर से कहते हैं अच्छा वेट कर रहा हूँ, अब और किस लेवल तक जाएगा। फिर आप वेट कर रहे हैं कि और किस लेवल तक जाएगा। तो वो लेवल बढ़ती रहती है और आप कहते हैं अच्छा मैं तो सहन कर रहा हूँ, लेकिन आपके मन में अगर चल रहा है कि मैं सहन कर रहा हूँ तो वो सहन नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको गलत लगनी कोई चीज शुरू हो तो आज से शुरुआत करते, पहले को भूल जाते, आज से एक नई शुरुआत जिंदगी की करें कि अगर वो गलत है तो दूसरे व्यक्ति को बता दे, प्यार से बता भाई दे। अभी समय समाप्त हो गया है ना? जी, तो मैं भी समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैं चल रहा हूँ। हाँ, मैं सिद्धार्थ भाई से तो बात कर रहा था अभी। मैं तो बेस्ट यही है कि कोशिश हम ये करें कि उस व्यक्ति को बता दें और उसके बाद अगर वो व्यक्ति फिर भी वो रिपीट कर रहा है तो उसके दूसरे रूप से उसको सामना करना शुरू करें, पहले कम। और अगर फिर भी बात नहीं बनती, कोशिश करें कि वहां से हट जाएं। तब भी बात नहीं बनती तो फिर जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं इंक्लूडिंग लीगल तब करनी चाहिए। लेकिन एक ये स्टेप बाय स्टेप चीज है, ये ऑन ऑफ इधर और चीज नहीं। जी, मुझे भी लगता है कि बहुत